नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि आम तौर पर सभी के मन में ये सवाल उठते हैं और ख़ासकर कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के मामले में तो ये सवाल उठते ही हैं। एक आम धारणा होती है और ऐसा एक फैक्ट भी है कि बहुत सारी जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स और साथ साथ ओसीडी जैसी बीमारियां या एडीएचडी ऑटिज्म भी ये जेनेटिक होती हैं। ये ना ही केवल एक धारणा है, जबकि डॉक्टर्स भी आमतौर पर जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं, मतलब साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें भी वे अक्सर पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली में किसको है, कितनों लोगों को जो है ये इस तरह की बीमारी है, क्या फैमिली में भी आपके कोई व्यक्ति है जिसने इलाज लिया है। भले ही ऐसा कोई डायग्नोसिस ना मिला हो, पर शायद थोड़ा अंदाजे से ही बता दीजिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो उदास रहता था, बेचैन परेशान रहता था, थोड़ा लड़ता था, गुस्से में रहता था, या उसने सुसाइड किया हो गया, क्या कोई ऐसी हिस्ट्री है। तो इस तरीके के कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अक्सर साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूछते हैं अपने पेशेंट्स से जब भी वे उनसे पहली बार एटलीस्ट मिलते हैं, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह की साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की। और ये चीजें सिर्फ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के मामले में नहीं, आमतौर पर तो सभी मेडिकल हिस्ट्री जब लेते हैं डॉक्टर्स तो उस केस में ये चीजें पूछी जाती हैं। पर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के मामले में ये क्वेश्चन पूछा जाना और इस चीज़ के बारे में जानना, पता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट आउटकम होता है उसके जो चांसेस होते हैं कि कितना सक्सेसफुल होगा, यह इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेशेंट की फैमिली में कितना ज़्यादा ये जो बीमारी है ये पाई जाती है, कितने लोगों को ये बीमारी है। या तो किसी एक पेरेंट में हो सकती है या दोनों में भी हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। और एक पेरेंट में ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उनके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, जैसे कि मान लीजिए फादर में है तो फादर के अलावा दादा में या दादी में, चाचा में, बुआ में, या मम्मी में है अगर बीमारी तो मम्मी के अलावा मासी में, मामा में, नाना में, नानी में, किस में हो सकती है। तो ऐसा जानना भी साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी हो जाता है। इससे ना ही सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट को सही सलाह दी जा सकती है, सही तरह से उसको गाइडेंस देने के लिए, और उसको आगे कितना थेरेपी के लिए रिकमेंड करना है, कितना उसको दवाइयों पर निर्भर बनाना है, कितना उसको ये सलाह देनी है कि भाई आप जिंदगी भर दवाइयां लें या आपको थोड़े टाइम तक दवाइयां लेनी होंगी। ये सारे निर्णय लेने के लिए, ये सारी सजेशंस देने के लिए डॉक्टर्स के लिए जरूरी होता है कि साइकेट्रिक हिस्ट्री में जेनेटिक हिस्ट्री को जाने, मतलब फैमिली हिस्ट्री को जाने। हालांकि फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, पर अक्सर किसी तरह की कोई जेनेटिक टेस्टिंग कराई नहीं जाती। किसी तरह की कोई टेस्टिंग करा के डॉक्टर ये नहीं कहता कि आपके जीन्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका कैसा ट्रीटमेंट हो। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि बहुत सी दवाइयां भी कुछ पर्टिकुलर जीन के लोगों पर ही असर करती हैं, बाकी लोगों के जीन पर असर नहीं करती। मतलब कि मान लीजिए कुछ बड़े सारे लोगों को डिप्रेशन है और उनको कोई एक एसएसआरआई दवाई दी गई, मान लीजिए साइटेलोप्रेम उनको दी गई, पर पेशेंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के जीन्स ही उस साइटेलोप्रेम दवा पर रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, और अगर कोई और जीन होगा उनके अंदर तो साइटेलोप्रेम दवा का असर नहीं आएगा या उसका बहुत लो डोज पर ही असर आएगा। इसी तरह से फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामाइन, बहुत सारी ऐसी एसएसआरआई दवाइयां या एंटीसाइकोटिक दवाइयों के मामले में भी यही देखा जाता है। पर आमतौर पर डॉक्टर आपको ये नहीं कहते कि अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करा लो ताकि हम ये डिसाइड करें कि आपको किस तरह की दवा देनी है। कुछ अच्छे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, पर ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, और आमतौर पर डॉक्टर दवाइयां भी अपने अंदाजे से या अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे देते हैं कि इस तरह की दवाइयां दे देते हैं, चेक करते हैं कि कितना असर आएगा, असर आया तो ठीक, नहीं आया तो दवा बदल देंगे। इस तरह से ट्रीटमेंट को अप्रोच किया जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को अपनी लाइफ में बहुत सारे निर्णय, डिसीजंस लेने पड़ते हैं इस बेसिस पर कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी जेनेटिक है, और अगर ये प्रॉब्लम, कोई पर्टिकुलर बीमारी जेनेटिक है तो क्या उन्हें शादी करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्या उन्हें बच्चे करने चाहिए। बहुत कम लोग इस तरीके की जेनेटिक काउंसलिंग डॉक्टर्स के पास जाके लेते हैं, पर दुनिया भर के कई जगहों पर यह बहुत कॉमन होता जा रहा है। हालांकि बहुत कम देखने में आता है, पर फिर भी बहुत सारे लोग जेनेटिक काउंसलिंग लेते हैं एक डॉक्टर के पास जाकर कि उनको कितने चांस हैं कि उनके बच्चे में भी ये बीमारी हो सकती है। जैसे ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब जिसमें आईक्यू कम होता है, उनके मामले में तो ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होती है। पर स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर
ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, इनके मामले में भी कई लोग काउंसलिंग ले लेते हैं, पर इसका जो चलन है वो बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम देखने में आता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम देख सकते हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एक पर्सन की जो बीमारी है वो कितनी जेनेटिक होगी उस पर्सन के अंदर, या फिर वो बीमारी ही कितनी जेनेटिक होती है। मतलब कुछ बीमारियों में जेनेटिक बेस स्ट्रांग होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मेजर बीमारियां हैं जिनमें हेरिटेबिलिटी बहुत हाई होती है। मतलब कि ज्यादातर केसेस में हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है ये जेनेटिक ही होगी, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये पर्टिकुलर बीमारी जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर, ये ज्यादातर जेनेटिक होती है या इस पे एनवायरनमेंट का असर ज्यादा पड़ता है। क्योंकि साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर्स ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे जीन्स का और हमारे एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है एक बीमारी को कॉज करने में। हम ये कभी नहीं कहते कि कोई बीमारी पूरी तरह से जेनेटिक होती है, या ये भी नहीं कहते कि कोई बीमारी पूरी तरह से एनवायरमेंटल होती है, मतलब हमारे हालातों की वजह से वो डेवलप हुई है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स और स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बहुत ही सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, इन सभी में थोड़ा जीन्स का भी रोल होता है और थोड़ा एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, थोड़ा हमारी पर्सनैलिटी का रोल होता है और थोड़ा हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे बिहेवियर्स, हमारे लाइफस्टाइल, इनका भी रोल होता है। पर किन बीमारियों में हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक रिस्क ज्यादा है या जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सामने आप चार्ट पर देखेंगे एक रिसर्च थी जो कि हुई थी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकाइट्री में पब्लिश हुई थी। टाइटल आप देखेंगे, व्हाट शुड अ साइकाइट्रिस्ट नो अबाउट जेनेटिक्स। हालांकि ये साइकाइट्रिस्ट के बारे में है और ये एक एजुकेशन ट्रेनिंग का इशू पर बेस्ड है ये आर्टिकल, पर इसके अंदर आर्टिकल में एक चार्ट दिया है जिसमें इन ऑथर्स ने, रिसर्चर्स ने, आप देखेंगे कितने सारे रिसर्चर्स हैं इसमें जो रिसर्चर्स ने एक चार्ट दिया है जिसमें बताया कि कितना हेरिटेबिलिटी कंपोनेंट होता है। हेरिटेबिलिटी कंपोनेंट मतलब कितना ज्यादा वो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बीमारियां, और बड़ी सारी जो मेजर बीमारियां हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया है। अब यहां सामने आप चार्ट पर देखेंगे मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, लेफ्ट में डिसऑर्डर है और सबसे राइट वाले कॉलम में हेरिटेबिलिटी कंपोनेंट या उसका परसेंटेज इन्फ्लुएंस दिया हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिया में आप देखेंगे कि हेरिटेबिलिटी कंपोनेंट कितना है, 81%, बहुत ज्यादा है। बाइपोलर डिसऑर्डर में 85%, सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद मेजर डिप्रेशन में 37%, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में दो का नाम दिया है, पैनिक डिसऑर्डर 43% और जीएडी मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर 28%, ओसीडी 40%, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स मतलब एडिक्शन वाले डिसऑर्डर्स, इनमें कोकेन डिपेंडेंस 72%, अल्कोहल डिपेंडेंस 56% और कैनबिस डिपेंडेंस 48%। एल्जाइमर्स डिसीज 75% जेनेटिक इसका एक रोल होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब जिन बच्चों में आईक्यू कम होता है 50% उसके अंदर हेरिटेबिलिटी होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में 78%, बहुत बड़ा नंबर है। एडीएचडी में 62% और ईटिंग डिसऑर्डर्स में जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसका 60% जेनेटिक कंपोनेंट होता है। इसका मतलब क्या है, इन परसेंटेजेस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो बीमारी है वो मान लीजिए 80% जो है आपके पेरेंट्स में से आई है और 20% आपकी एनवायरनमेंट से कॉज हुई है। यहां एग्जैक्ट कॉजल कंट्रीब्यूशन नहीं बताई जा रही। यहां यह नहीं बताया जाता कि जो ओसीडी है या जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो इतने प्रतिशत जो है आपके जीन्स की वजह से आ रहा है। यहां समझेंगे कि थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है जो कॉमन सेंस में समझ में नहीं आता। हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट जो होते हैं वो लिए जाते हैं एक पॉपुलेशन में एक बीमारी के जेनेटिक इन्फ्लुएंस को देखने के लिए, इस बेसिस पे कि वो अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मुकाबले कितनी ज्यादा जेनेटिक है। मतलब इसको ऐसे लें कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में कॉमन सिम्टम होता है डिल्यूजन्स। अब किसी व्यक्ति को डिल्यूजन हमने देखा, उसको रिपोर्ट किया और देखा कि उसके अंदर बहुत डिल्यूजनल आइडियाज आ गए हैं, जैसे पैरानॉइड डिल्यूजन या ग्रैंडियोस डिल्यूजन, ऐसे कुछ डिल्यूजन्स हैं। क्या हम ये कहेंगे कि भाई इसको बड़ा स्ट्रेस हुआ था, बड़े बुरे हालात थे, बेचारे को डिल्यूजन हो गया? ऐसा हम कम कहते हैं। पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया तो हम कहते हैं कि अच्छा बड़े बुरे हालात थे, बहुत स्ट्रेस फेस किया, बहुत उसको लॉस हुआ, घर में किसी की डेथ हो गई और वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। ये हम बहुत आमतौर पर कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि
कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनमें हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट से ज्यादा आती हैं, जबकि कुछ बीमारियां एनवायरनमेंट से कॉज नहीं होती। ऐसे ही कोई हालातों की वजह से हेलुसिनेशंस नहीं हो जाती, ऐसे ही किन्हीं हालातों की वजह से किसी को अल्जाइमर डिसीज या बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है। तो कोई बीमारी कितनी ज्यादा जीन्स की वजह से दिखाई दे रही है, मतलब कि उनके फैमिली में, उनके भाई बहन में, चाचा मामा में ये बीमारी मिलेगी, और कितने चांस हैं कि वो बीमारी जो है वो किसी के भी घर में किसी को भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें हालातों का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगा। तो नेचर वर्सेस नर्चर, मतलब नेचर मतलब आपके जीन्स, नर्चर मतलब आपका माहौल। तो जेनेटिक वर्सेस एनवायरनमेंट, कितनी ज्यादा एक बीमारी जेनेटिक होती है, कितनी ज्यादा एक बीमारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से देखी जाती है, इसका मतलब यह है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी बीमारी कितनी पेरेंट्स में से आई। आप ये नहीं कहेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया अगर 81% उसकी हेरिटेबिलिटी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर 81% जो बीमारी है वो पेरेंट्स से आ रही है और 19% जो है वो आपके एनवायरनमेंट से आपने डेवलप कर ली। ऐसे नहीं कहते हम। इतना सिंपल तरीके से नहीं देखा जाता, इतना सिंपल तरीके से कॉजेज नहीं देखे जाते। इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर, कोई भी रिसर्चर, कोई भी शोधकर्ता कभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी सटीकता से नहीं बता सकता कि आपकी बीमारी में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पेरेंट्स की बीमारी का है, या आपके बच्चे के अंदर जो बीमारी आई है इसके अंदर 80% चांस है कि ये आप दोनों में से किसी एक पेरेंट से गई है। ऐसे नहीं बोला जाता। हम यहां किसी एक व्यक्ति के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, हम बीमारी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो बड़े सारे लोगों में जब स्टडीज की जाती हैं, स्टैटिस्टिकली ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों में जो ये पर्टिकुलर लक्षण और पर्टिकुलर बीमारी आ रही है, वो कितनी ज्यादा उसके फैमिली में भी पाई जाती है और कितनी कम वो फैमिली में पाई जाती है, या कितनी ज्यादा वो एनवायरनमेंट से आती है। तो यहां पर हम यही कहेंगे कि एक बीमारी जो है वो कितनी ज्यादा फैमिली से या एनवायरनमेंट से आती है। तो यहां पर जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैमिलीज में पाई जाती हैं, यहां हम देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स और एडीएचडी ईटिंग डिसऑर्डर्स। और जो सबसे कम जो इनहेरिटेबल होती हैं उनमें आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी और डिप्रेशन। मतलब इन बीमारियों में एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हालातों की वजह से, पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से इन बीमारियों के होने के चांस ज्यादा होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े सारे लोगों को जब स्टडी किया जाता है तो देखा जाता है कि ओसीडी जो है या डिप्रेशन जो है वो अक्सर इतना ज्यादा फैमिलीज में रन नहीं करता। मतलब अगर किसी को जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, तो कुछ ही केसेस ऐसे मिलेंगे या थोड़ा सा ही हम कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे, करीब 30-40% कॉन्फिडेंस हम दिखा पाएंगे कि इसमें जेनेटिक इंफ्लुएंस ज्यादा होगी। तो यहां हम इंटरप्रिटेशन तो कई तरह से दे सकते हैं कि कितने परसेंट चांस है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कितना ज्यादा ये परसेंटेज जो है यहां से वहां से आ रहा है। पर हम एक्चुअल में जो मीनिंग है इस हेरिटेबिलिटी का वो इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल होता है, पॉपुलेशन बेसिस पे इंटरप्रिटेशन की जाती है। पर्सन टू पर्सन, कॉज टू कॉज, कॉज इफेक्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप में इतना नहीं देखा जाता, क्योंकि डायरेक्ट कॉजेस कभी नहीं पता चल सकते। सिर्फ उस बीमारी के ज्यादातर जो चांस हैं, कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, ये पता चल सकता है। तो अक्सर हम देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को है तो फैमिलीज में कभी ना कभी किसी को जरूर रहा होगा, या वो कॉन्टिन्यूसली उस बीमारी से पीड़ित होंगे। जबकि एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी में इनकी फैमिलीज में करीब करीब ज्यादातर लोगों को ये बीमारी नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ लोग केसेस में तो मिल जाएगी पर ज्यादातर नहीं मिलेगी। मतलब कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पड़ रहा है कि हमारे आसपास के लोग एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन अपनी पर्सनैलिटी या अपने एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप कर रहे हैं। इसका ये मतलब है। तो उम्मीद है ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, और इस तरह से जो एक पिक्चर मैंने यहां पर आपको दी, आप समझ गए होंगे कि कितना क्लियर हमारे पास एविडेंस है कि कौन सी बीमारियां जो है वो जेनेटिक ज्यादा होती हैं और कौन सी बीमारियां जेनेटिक कम होती हैं। इसका बस इतना ही मतलब है। कुछ बीमारियां ज्यादा जेनेटिक हैं, कुछ बीमारियां कम जेनेटिक हैं। कुछ बीमारियों पर हालातों का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है, मतलब हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। और कुछ बीमारियों पर हालातों का, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का, पर्सनल एक्सपीरियंसेस का इन्फ्लुएंस कम होता है। इस तरह से ये जो बीमारियां हैं ये होती इस तरह से हैं कि थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो जेनेटिक है और थोड़ा कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंटल है। इनकी आपस की इंटरेक्शन से ब्रेन में, बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग में इस तरह के बदलाव आते हैं कि हम ये डिसऑर्डर डेवलप कर लेते हैं।
यही वजह है कि सभी लोगों को एक टाइप का ओसीडी क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई पर्सन रिलीजियस ओसीडी डेवलप करेगा, कोई क्लीनलीनेस और वॉशिंग का डेवलप करेगा, कोई प्योर और डेवलप करेगा। जरूरी नहीं ये सारा का सारा जो ओसीडी है ये उस पर्सन के जीन्स में बैठा है, वो उसके हालातों इन्फ्लुएंस के हिसाब से आया है। किसी की ज्यादा रिलीजियस फैमिली होगी तो रिलीजियस ओसीडी ज्यादा हो सकता है। ऐसा कुछ हमारे को कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखने में आते हैं। तो हो सकता है ओसीडी का जीन तो मौजूद हो, पर किन हालातों में व्यक्ति अपना जीवन बिता रहा है उसके बेसिस पे उसका ओसीडी शेप हो जाएगा, वैसा रूप ले लेगा उसका ओसीडी। तो हर बीमारी में करीब करीब कुछ ना कुछ ऐसा देखने में मिलता है। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दी आपको यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हम सब लेना चाहते हैं पर शायद हमें आमतौर पर आसपास इतना पता नहीं चलती या दिखाई नहीं देती कि भाई ये जीन क्या है, ये क्या है, हमें पता नहीं चल पाती। सो उम्मीद है ये जानकारी से आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी, कुछ चीजें आप समझ पाए होंगे और इस बेसिस पे आप अपने ट्रीटमेंट को लेकर और अपने फ्यूचर लाइफ आउटकम्स और डिसीजंस पर एक सही तरह से रिफ्लेक्शन दे पाएंगे, सही तरीके से उस पर मंथन कर पाएंगे। खासकर कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलना चाहिए, दवाओं पर निर्भरता कितनी होनी चाहिए, कितने लंबे टाइम तक चांस है कि आपकी बीमारी दूर जाएगी या नहीं जाएगी, और साथ ही साथ आपके जो शादी और बच्चे करने के निर्णय लेने हैं उसमें भी इस जानकारी का यूज कीजिएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।